लड़कियां तो वैसे भी जहर की पुड़िया है, उनको घर में रखना यानी जहर की पुड़ियों को घर में रखने के बराबर है। हमने ये झोपड़े उपड़े कभी देखे नहीं थे या हमें पता नहीं थे। हम तो बड़े से घर में और अच्छे साफ सुथरे माहौल में रह के आए और फिर यहाँ तो काफ़ी रोना आया। मेरे बाबा मुझे लेकर गए और उन्होंने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम जो हो गया एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। But I'll still say, कल्पना जी, how courageous of your father कि उस जमाने में भी उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया। हाँ, मेरे बाबा बिल्कुल क्रांतिकारी कल्पना जी, मैंने कहीं थे। पढ़ा था कि आपने सुसाइड भी कमिट करने की कोशिश की थी। इसी वजह से। हाँ, तो फिर ठीक है, अगर तुम लोग ये कहते हो कि मैं मर रही हूँ तो कुछ तो किया होगा, तो फिर ठीक है, कुछ तो करके जी लेंगे ना, मरेंगे क्यों फिर। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि मैं इस तरह की ज़िंदगी जी नहीं सकती। मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे खेतों में काम करना पड़ेगा, अपने बलबूते पे जीना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है। बाबा पे बोझ बनना नहीं चाहती मैं, और मुझे तो जीवन में कुछ करना है। तो यहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं है। अगर कुछ है तो खेतों में काम करो, तो मैं खेतों में काम नहीं कर सकती। मुझे मुंबई भेजना होगा, और अगर तुम मुंबई नहीं भेजोगी तो मैं अब ट्रेन के नीचे जाके सो जाऊंगी। तो मैंने सोचा जैसे मैं बनी, बिजनेस वुमेन बनी हूँ, स्टार्ट तो हुआ है मेरा, ऐसे इन बच्चों को भी मैं करूँगी। और फिर मैंने अपनी एक संगठन बनाई, सुशिक्षित बेरोजगारी युवक संगठन। अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो भी इंडिया में अभी 100 में से सिर्फ 7 महिलाएं ही होंगी जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं। आप उन औरतों को क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, हर चीज में रिस्क है। हमारे मराठी में कहावत है, आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आत्मनिर्भर भारत विद मी मेहर शेख। आप सब ने सुना होगा दोस्तों कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर कामयाब औरत के पीछे कौन होता है? आज की जो हमारी गेस्ट है उनकी कहानी आपको हैरत में डाल देगी। 12 साल की उम्र में शादी, उसके बाद डोमेस्टिक अब्यूज़, उसके बाद डिवोर्स और फिर सुसाइड करने की कोशिश। और उनकी वो कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपनी कमज़ोरी और लाचारी का गला घोट दिया और एक नया जन्म लिया। आज वो एक रियल इंस्पिरेशन है हमारे देश की सभी औरतों के लिए, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वो दुनिया जीत लेता है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको कल्पना सरोज से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन को बदल दिया, कैसे वो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए रोल मॉडल बन गई। थैंक यू सो मच कल्पना सरोज जी फॉर जॉइनिंग अस इन दिस कॉन्वर्सेशन। आई मीन लिटरली यू हैव नो आइडिया हाउ ऑनर्ड आई फील राइट कि मैं खुद एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं आज एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी महिला एंटरप्रेन्योर से मिल रही हूँ जो कि इस देश में ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के दिलों में बसती हैं। लिटरली आपने जो मकाम हासिल किया है, जो सक्सेस हासिल की है, अपनी काबिलियत के बूते आपने पूरे देश में अपने काबिलियत का लोहा मनवाया है। लिटरली कहाँ से आपको इतनी हिम्मत मिली, इतनी इंस्पिरेशन कि आज आपने यहाँ तक का सफ़र कैसे पूरा किया? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं विदर्भ से रहने वाली हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर मेरे बाबा जो है वो पुलिस कांस्टेबल थे। अच्छा। जिनकी सिर्फ 300 रुपये पगार थी और बहुत बड़ा सा ऐसा कुटुंब था। मेरे दादाजी थे जो मजदूर थे, जिन्होंने मजदूरी करके अपने बेटे को किसी तरह से पढ़ा के पुलिस में भर्ती करवाया। फिर बाबा ये चाहते थे कि हम लोग भी पढ़ लिख कर कुछ मुकाम हासिल करें। तो बाबा चाहते थे कि मैं 10वीं तक पढ़, मतलब उस वक्त 10वीं को बहुत ज़्यादा, मतलब आज के ग्रेजुएशन की तरह तरजीह दी जाती थी। तो बाबा भी यही चाहते थे, लेकिन उस वक्त की जो समाज व्यवस्था है वो ये नहीं चाहती थी कि लड़कियां पढ़े। और फिर मैं तो बुद्धिस्ट समाज से हूँ, तो फिर मेरे यहाँ तो और ज़्यादा तकलीफें थी। तो लड़की को पढ़ा के करना क्या है, ये हमारे मामा और हमारी फैमिली की सोच थी कि लड़कियां तो वैसे भी जहर की पुड़िया है, उनको घर में रखना यानी जहर की पुड़ियों को घर में रखने के बराबर है। तो जितनी जल्दी उनकी शादी ब्याह करा के दो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं 5वीं में थी तभी से रिश्ते मामा ने हमारे लाना शुरू कर दिए थे। तो किसी तरह से 7वीं तक बाबा का मतलब इनकार रहा करता था, तो 7वीं तक खैर मैं गई। लेकिन 7वीं में जाने से तभी से वो रोज़ उठ के एक रिश्ता चले आते थे मामा लेकर। एग्ज़ाम होने तक उन्होंने सगाई कर भी दी, ये कहकर मेरी माँ को कि एक मुंबई का लड़का है, तो देख मुंबई का लड़का ढूंढा है मैंने तेरी बेटी के लिए। मतलब मैं जैसे उनकी नज़र में पता नहीं क्या थी। एंड मुंबई वाज अ बिग डील फॉर देम। बहुत। जैसे आज तो हमारे लिए मतलब दुनिया इतनी छोटी हो गई कि अमेरिका भी कुछ नहीं लगता, लेकिन उस ज़माने में मुंबई यानी इन लोगों को बहुत कुछ लगता था कि मुंबई से रिश्ता आया है।
तो कितनी भाग्यवान है, देख तेरी बेटी, मेरी माँ से मामा ने कहा। और इस तरह से उन्होंने किसी सूरत में भी ज़बरदस्ती ब्याह करवा दिया। नहीं देखा लड़का क्या कर रहा है, नहीं देखा क्या खानदान है, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुंबई में रहता है, बस इतना ही। लेकिन जब मुंबई में हम यहाँ आए तब फिर पता चला कि लड़का जो है वो किसी कारखाने में हेल्पर का काम करता है। ओके। और उनकी जो फैमिली है, उनका बैकग्राउंड इतना, मतलब उनकी जेठानी है वो लोगों के घर में बर्तन घस रही है, और फिर वो जेठ ऐसे ही किसी इसमें काम कर, मतलब इस तरह से वो सारा बड़ा सा ऐसा कुटुंब था। और साधारण सा घर, मतलब झोपड़ा ही कहा जाएगा जिस तरह से, इस तरह से। और मैं जब आई तो मुझे तो इतना रोना आया कि मैं ये क्या देख रही हूँ, क्योंकि पुलिस की बेटी होने के नाते हमारे पास में जो क्वार्टर्स थे, हाँ। पुलिस क्वार्टर्स थे, तो ठीक ठाक थे। हमने ये झोपड़े उपड़े कभी देखे नहीं थे, या हमें पता नहीं थे। हम तो बड़े से घर में और अच्छे साफ सुथरे माहौल में रह के आए, और फिर यहाँ तो काफ़ी रोना आया कि ये क्या हो गया है। तो पढ़ाई हमारी छूट गई। बहुत पढ़ना चाहती थी मैं, बहुत होशियार विद्यार्थी भी थी, लेकिन नहीं पढ़ सकी। तो खैर कोई बात नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे ही थे कि जो बेटियों को बताया जाए, सिखाया जाए, उसी तरह से चलना है। तो यहाँ आने के बाद कम से कम मैं ठीक ठाक तो हो, लेकिन ये तो और भी बुरा है। बचपन से पढ़ा भी था, सिखाया भी था माँ ने कि हमारे यहाँ तो मतलब बचपन में इस तरह से सिखाया जाता कि हस्बैंड चाहे जैसा भी हो, और जो भी है, मतलब कुछ बचपन में हमने पिक्चरें भी ऐसे देखे थे ना, वो सती सावित्री और पता नहीं क्या क्या। Okay. तो जैसे उसको किसी को कोढ़ हो जाता है तब भी वो पत्नी उसको खींच के लेके जाती है, भीख मांगती है, तब भी उसको खिलाती है। इस तरह का माहौल, पत्नी बनना है, राइट? इस माहौल से हम लोग निकले। तो फिर ठीक है, तो सिखाया गया कि अगर पति अगर भीख मांगे तो औरत ने जाके पल्लो पसरना चाहिए, भाई दो। मतलब ऐसे। तो ठीक है, जो भी है, जैसे भी है, नसीब की बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने तो समझौता अपने दिल से कर लिया, लेकिन सामने वाले जो है वो इस तरह से बेरहम थे कि ऐसे उन्हें लगता था कि जो बहू नहीं है, वो कोई नौकरानी आई हुई है, घर के सारे कामकाज उसने करना है। कम से कम 10-12 लोग थे घर के अंदर, अब सबका खाना उसी ने बनाना है। तो ठीक है, मैंने काम काज बचपन से माँ सिखाती है, हमने सीखा भी था, लेकिन इतने लोगों का खाना बनाना, तो कभी नमक ज़्यादा हो जाएगा, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। तो उस छोटी सी बात के लिए भी वो लोग बाल पकड़ पकड़ के मुझे मारते थे, और बुरी तरह से गाली कि तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप वैसा। मतलब जो होते हैं ना छोटे इसके लोग, जिस तरह की गाली गलौज करते, इस तरह की गाली गलौज। तो खैर हमने सुना नहीं था, लेकिन वहाँ सुनना पड़ा, सब मार खाना पड़ा। और उस वक्त ना तो कोई फ़ोन था, ना हम बाहर जाके कोई लेटर लिख सकते थे, इससे कुछ भी नहीं। तो 6 महीना यूं ही बीत गए, और 6 महीने के बाद मेरे बाबा, यहाँ हेडक्वार्टर है मुंबई में पुलिस का, जो तो वहाँ पे ड्यूटी लगा कर आए बाबा कि इसी तरह से ड्यूटी भी हो जाएगा और बेटी को मिल भी लूँगा। और बड़े खुश थे कि मुंबई में है बेटी तो बड़ी खुश होगी, ऐसे सोच के वो आए। देखा तो मेरी हालत इतनी बुरी थी कि बस बालों की जैसे जटाएं बनी हैं, कपड़े मैले कुचले पहने हुए हैं, और अपना मैं कुछ तो काम कर रही थी। इतने में बाबा ने एंट्री किया। तो जैसे ही बाबा को मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई, मेरे बाबा यहाँ कैसे। और फिर मैं जाके लिपट के बहुत रोई। तो बाबा ने देखा ये मेरी ही बेटी है क्या, जितनी इतनी चंचल शौक मतलब थी, जो इतनी हंसती खेलती थी, और आज मैं इसको क्या देख रहा हूँ। तो फिर वो जेठ जी थे हमारे घर में, तो उसको पूछा कि क्या मेरी बेटी का ये क्या हाल बना के रखा है। बोला तेरी बेटी है ही इतनी बुरी। तो उसने जितना बुरा कहना था वो कहा। तो बोला मेरे बाबा बोले ठीक है, मैं अपनी बेटी को साथ लेके जाता हूँ, मैं अभी नहीं रखूँगा यहाँ पर। तो उसने कहा तू लेकर तो जा, कैसा लेके जाता हम देखते हैं। मतलब वहाँ पर भी उन लोगों ने इस तरह से कि मैं अभी अड़ोस पड़ोस को बुलाऊंगा, ये वो। तो अड़ोस पड़ोस कोई आए नहीं, देखा कि पुलिस वाला खड़ा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और वैसे भी अड़ोस पड़ोस को पता ही था कि इतना मार पीट करते हैं बहू को ये लोग। मेरे बाबा मुझे लेकर गए और उन्होंने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम जो हो गया एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ, मैं तुम्हें फिर से स्कूल में दाखिला दिलाता हूँ और तुम अपना पढ़ाई पूरा करो। पर वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक लड़की जब ससुराल से मैके जाती है तो उसको देखने का अंदाज ही बदल जाता है लोगों का। आज तो थोड़ा ठीक है, लेकिन उस ज़माने में बहुत इट वाज वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। तो सारे के सारे मेरे बाबा के पीछे पड़ गए, घर की फैमिली के लोग, नानी दादी सारे कुछ, कि क्या किया तूने, तो ऐसा कोई लेकर आता है क्या लड़कियों को, हाँ मर तो नहीं जा रही थी ना तेरी लड़की, क्यों लेकर आया, तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या, ढेर सारा बाबा को बोलने लगे।
फिर माँ भी थोड़ी सी अपसेट हो गई और मुझे तो बहुत ही बोलना पड़ा कि क्या था, थोड़ा सह लेना था, हम लोगों ने भी तो सहा है बहुत कुछ, तो क्या ऐसा छोड़ के आता है क्या कोई। तो इस तरह से तो कहाँ से स्कूल पढ़ेंगे और कहाँ से क्या, माहौल इतना बिगड़ा हुआ था कि हर कोई मुझे ही बुरा कह रहा है, जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर लिया हो But I'll जैसे। still say, कल्पना जी, how courageous of your father कि उस जमाने में भी उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया. ये बहुत बड़ी an बात है। amazing thing. Even today, you know, I have seen so many people around me. In fact, मेरे दोस्तों को भी मैंने देखा है, बहुत से ऐसे लोग जो अपने शायद सपनों को भी वो उड़ान नहीं दे पाते क्योंकि शायद उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते। But उस वक्त में आपके फादर ने तब भी आपके साथ दिया, उस वक्त आपके साथ खड़े रहे और आपको यहाँ तक बढ़ने की प्रेरणा दी. इट्स अ बिग डील. हाँ, मेरे बाबा बिल्कुल क्रांतिकारी कल्पना जी, मैंने विचारों के कहीं थे। पढ़ा था कि आपने सुसाइड भी कमिट करने की कोशिश की यस, थी. इसी वजह से। इसी वजह से. हाँ, क्योंकि बाबा तो, मेरे बाबा का कोई कसूर ही नहीं, तब भी उनको सारे सुना रहे हैं, रिश्तेदार भी, बाहर वाले भी। और फिर मैंने कहा कि मेरा क्या है, मेरी स्कूल छूट गई, मेरी शादी टूट गई, मतलब टूटने के कतार पर ही है शादी एक तरह से। बाबा पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि माहौल इस तरह का है, तो फिर मैं जी कर करूँगी क्या, क्योंकि मेरे लिए जीने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। इसलिए फिर मैंने पॉइजन पी लिया और बचना ही नहीं चाहिए, इसलिए 3 बोतलें लेकर पी डाली थी मैंने। और फिर वहाँ तो तालुका, मतलब छोटा गांव था, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं था, और उस वक्त सरकारी हॉस्पिटल हुआ करते थे। तो वहाँ लेकर गए तो डॉक्टर कहा नहीं, यहाँ नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाइए उसको। तो फिर हमारे जो पुलिस हेड थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको इधर ही इलाज करना पड़ेगा, तो पूरी कोशिश करो। तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे में अगर इस लड़की को होश आया तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। और फिर पूरी कोशिशों के साथ में शायद भगवान को यहाँ तक पहुँचाना था, सो मुझे बचा लिया गया, मैं बच तो गई। लेकिन लोग जो भी मुझे देखने के लिए आ रहे थे वो मुझे ये कह रहे थे कि क्या रे लड़की, तू क्या पागल हो गई थी? अच्छा, हाँ, तुझे पता भी है तू क्या करने जा रही थी? अगर तू मर गई होती तो लोग क्या कहते? अच्छा, लोग तो ये लोग क्या कहते? लोग तो ये कहते महादेव की बेटी ने जरूर ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो मर गई, मतलब अपने बाप के मुंह को काला लगा के जा रही थी। तो ये बातें मुझे इतनी बुरी लगी कि ये हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ में, न मरने दे रहे हैं न जीने दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, अगर तुम लोग ये कहते हो कि मैं मर रही हूँ तो कुछ तो किया होगा, तो फिर ठीक है, कुछ तो करके जी लेंगे ना, मरेंगे क्यों फिर? You're right, absolutely correct. तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अब हमको जीना है, अब मरने की बात सोचना ही नहीं है। जो मैं 24 घंटा कहती थी मुझे मर जाना चाहिए, आज के बाद नहीं मरना है। What a great spirit, you know, for all the people out there watching this right now. कल्पना जी की स्टोरी बहुत इमोशनल, बहुत इंस्पिरेशनल और बहुत ही मोटिवेशनल है। इतना सब कुछ इनकी लाइफ में इतनी छोटी सी उम्र में हो रहा था, बावजूद इसके आपने हिम्मत नहीं हारी और बहुत बड़ी बात सोची कि जब कुछ नहीं करके इतना सब कुछ सुनने को मिल रहा है और लोग सोच रहे हैं कि हाँ मैं मर ही रही हूँ, तो ठीक है, कुछ करके ही जी लेंगे। That's so amazing of you. That's just very much empowering words. I'm pretty much sure. कल्पना जी, फिर टर्निंग पॉइंट क्या वो था आपकी लाइफ में? आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी? जी, वही था टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ। और फिर मैंने कोशिश की कि नहीं, मैं एक तरफ पढ़ूंगी भी और दूसरी तरफ मैं नौकरी की कोशिश करूंगी। तो मैंने नौकरी की काफ़ी कोशिश की। तो मैं पुलिस की बेटी होने के नाते, लेडीज़ पुलिस की भर्ती हमारे यहाँ अकोला में हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं लेडीज़ पुलिस बन जाती हूँ। लेकिन मेरी उम्र छोटी थी, यही तो कुछ 15-16 साल चल रहा था। तो फिर वो जो सर्कल साहब थे तो उन्होंने कहा कि बेटा काम करो, तुम SSC हो जाओ, फिर हम ना तुमको डायरेक्ट PSI बना देते हैं, ठीक है? तो उन्होंने समझा बुझा के मुझे घर भेज दिया। फिर मैंने सोचा चलो नर्सिंग में जाते हैं, लोगों की सेवा करने को होगा, पर वहाँ पर भी उम्र और उसका मतलब नहीं हो पाया। लास्ट में मैंने ये भी सोचा मैं मिलिट्री ज्वाइन कर लेती हूँ, देश के काम आ जाऊँ कम से कम। तो नहीं, वहाँ पर भी उम्र छोटी थी, तो और उस वक्त लड़कियों को लिया भी नहीं जाता पर आप अपने देश की बहुत सेवा कर रहे हैं। हाँ, मुझे देश के लिए बहुत प्यार है, अपने देश के लिए। I can see that. Yes. तो मैंने कहा देखो, ऐसा है कि मैं इस तरह की ज़िंदगी जी नहीं सकती। मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे खेतों में काम करना पड़ेगा, अपने बलबूते पे जीना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है, बाबा पे बोझ बनना नहीं चाहती मैं। और मुझे तो जीवन में कुछ करना है, तो यहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं है। अगर कुछ है तो खेतों में काम करो, तो मैं खेतों में काम नहीं कर सकती, मुझे मुंबई भेजना होगा। और अगर तुम मुंबई नहीं भेजोगी तो मैं अब ट्रेन के नीचे जाके सो जाऊंगी। ओके। फिर बचाने का कोई चांस भी नहीं होगा तुमको। तो मेरी माँ बाबा को समझाया कि इस लड़की को सही में ये पागल हो गई है, इसको भेज दो। तो फिर ये लोग किसी तरह से तैयार हो गए और मुझे मुंबई में, यहाँ पर मेरी माँ खुद छोड़ने के लिए आई, माँ और मेरे वो मामा भी आए साथ में। तो दादर यहाँ पे एक
दादर स्टेशन दादर है। स्टेशन, यस। तो दादर स्टेशन पे एक बापट मार्ग रोड है, फूल वाला, वो आगे। तो वहाँ पर मेरे एक चाचा रहा करते थे, जिनको बहुत कम दिखाई देता था, ढंग से दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन वो भी खुददार टाइप थे, तो वो थोड़ा सा पापड़ वगैरह बेचते थे और अपना गुजारा कर लेते थे। तो मतलब बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो मुझे उतना ही सहारा काफ़ी था मुंबई में टिकने के लिए उनके पास। तो वो दादर ब्रिज के नीचे रेलवे क्वार्टर्स है, तो वहाँ वो पापड़ अपना बेचा करते थे। तो वहाँ एक रेलवे ड्राइवर के साथ में उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। तो वो वहाँ गए और उन्होंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी आई है गांव से और मैं नहीं चाहता उसको वहाँ पर रखूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जाऊँगा पापड़ बेचने, वो रहेगी वहाँ, कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो उससे अच्छा है कि आप मेरी बेटी को आपके घर में रखते हैं क्या, खाने पीने का सारा खर्चा मैं दे दूँगा, वो कोई बात नहीं है, और चाहिए तो बेटी को भी बोलूँगा 4 काम आपके घर के भी कर ले, मतलब इस तरह से, लेकिन उसको रहने के लिए अच्छा सहारा मिल जाएगा। गुजराती फैमिली इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कहा कि भाई 3 बेटी मेरी है, चौथी वो भी बेटी बन जाएगी, तुम लेकर आ जाओ उसको। और मैं वो गुजराती फैमिली के घर गई। मतलब उस ज़माने में भी इतने अच्छे लोग थे। तो वो गुजराती फैमिली के घर में जैसे ही गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा मुझे तो नौकरी करने के लिए मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो क्या जानती हूँ, कौन सा काम जानती हूँ? मतलब सिलाई जानती हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, तो मैं तुमको होजरी कंपनी है लोअर परेल में, वहाँ मेरा एक फ्रेंड है काम करता है, उसको बता के तुमको वहाँ पे लगा देता हूँ। तो लोअर परेल सन मिल कंपाउंड में उन्होंने मुझे काम के लिए लेकर गए। अब वहाँ लेकर जाने के बाद में हुआ ऐसे कि यहाँ से लड़कियाँ बैठी है, उधर लड़के बैठे हैं। तो हमारे गांव में तो लड़के लड़कियाँ बात ही नहीं करते क्योंकि वो चलता ही नहीं है उधर। मैं तो डर गई कि मैं अभी यहाँ काम कैसे करूँगी लड़कों के साथ में बैठ के। तो मैं इतनी अच्छी कारीगर होने के बावजूद भी वो मशीन मुझसे चल नहीं रही थी। फिर वो जो वहाँ का जो इंचार्ज है वो चिल्लाया मुझ पर कि अपने आप को कारीगर बोलती हो और तुमको तो मशीन भी चलाने नहीं आती है, तो भागो, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है हमारे पास में। तो ये फेयर जो आपके दिमाग में था उस वक्त, वो इस बात को लेकर था कि मैं यहाँ पर नई आई हूँ काम करने, इस बात को लेकर ज़्यादा था कि मैं यहाँ इतने पुरुषों के बीच में महिला होकर काम कैसे कर पाऊंगी? वो नहीं था। मैं डरी हुई थी एक्चुअली। डरी हुई कैसे थी कि मेरे गांव में मतलब एक रास्ते पे हम लोग, हमारी स्कूल भी एक ही रास्ते पे आ रही, बाजार भी एक ही रास्ते पे आ रहा, जहाँ भी जाना है एक रोड है खाली उस गांव में, ठीक है। मूर्तिजापुर जो तालुका था उस जमाने का, अभी अभी रोड बन रहा है इधर उधर, उस जमाने में एक ही रोड था। तो एक रोड पे चलने वाली लड़की जब मुंबई में आती है तो इतने बड़ी बिल्डिंगे, इतने बड़े बड़े रोड, मतलब ये माहौल सारा देखते हुए वैसे ही डर के मारे काँप रही थी। ऊपर से वहाँ जाने के बाद में एक तरफ लड़के है, दूसरी तरफ लड़की है, लड़के लड़कों के साथ में, मतलब हमने जो बचपन से चले थे तो घर वाले लोगों को पसंद ही नहीं है कि हम साइकिल चलाना, हम लोगों को नहीं ये होता था, कहा ना कि हमको साइकिल चलाना, नहीं नहीं लड़कियां कहाँ साइकिल चलाती है, मतलब इस तरह से। तो यहाँ तो फिर लड़कों के साथ में काम करना थोड़ा सा और awkward लग रहा था, बाकी और कुछ नहीं। तो इसलिए वो मशीन नहीं चल रही थी। तो फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है तुम हेल्पर में काम करो, वहाँ लड़कियाँ धागा काट रही है, वो तो आएगा तुमको। तुम्हें कहा आएगा, क्योंकि काम नहीं छूटना चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी कहा कि आ जाएगा करके। और उसने मुझे 60 रुपया महीना और 2 रुपया रोज से काम के लिए वो काम दे दिया। लेकिन मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा है कि मैं इतनी अच्छी कारीगर हूँ, फिर मुझे मशीन क्यों नहीं मुझसे चल रही है। फिर मैंने काफ़ी हिम्मत की। ये लोग जब टी टाइम होता था या लंच टाइम होता था तो ये लोग बाहर चले जाते थे, मैं नहीं जाती थी कहीं पर, मैं वहीं बैठ के मशीन चलाती थी। तो मुझे इजीली आ गई, मशीन तो आती ही थी, डर था दिमाग में जो नहीं आ रहा था। उसके बाद में मैंने उससे कहा इंचार्ज को कि मुझे मशीन दे दो, मैं काम करूँगी। तो उसने कहा नहीं, अभी 1 महीना तुम वहीं काम करो, 1 महीने के बाद में तुमको मशीन दी जाएगी। 1 महीने के बाद जब उसने मुझे मशीन दी, मैंने मशीन पे काम किया तो 125 रुपये मैंने कमा लिए। तो पहली बार मैंने देखे 100 रुपये कैसे होते हैं, और मुझे इतनी खुशी हुई कि ये मेरे अपने पैसे हैं जो मैंने कमाए हैं। और फिर मैं वो पैसे जाके वो गुजराती फैमिली को मैंने कहा ये आप ले लो, क्योंकि आपके पास मैं खाना खाती हूँ, तो मुझे ये पैसे करने भी क्या है वैसे भी। लेकिन वो लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। इस दरवाजे आपने तब से लेकर अब तक डेफिनेटली बहुत मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। बट आई वांट टू नो कि ये तो आपका जॉब वाला जर्नी स्टार्ट हुआ था, अब ये एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने, एक वेंचर कैसे स्टार्ट किया? वो उसका क्या भी आया था दिमाग में उस वक्त? नहीं, दिमाग में कुछ नहीं हुआ, हालात और वक्त ने मुझे बनाया, जो भी बनाया। जो भी मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, मेरी पढ़ाई छूट गई, मैं सिलाई तक पहुंच गई, सिलाई से नौकरी तक पहुंच गई। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि बाबा के नौकरी की प्रॉब्लम हो गई उस ज़माने में, और हमारे घर में मैं ही बड़ी थी। तो मैंने ये समझा कि मेरी अपनी जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप को संभालना, मेरे बहन भाइयों को संभालना।
तो मैंने बाबा माँ को कहा कि तुम लोग मुंबई चले आओ, क्योंकि फिर हमारी पुलिस क्वार्टर भी छूट गई, तो फिर कहाँ जाएंगे, तो आप मुंबई यहाँ चले आएंगे तो हम लोग सब कमा के खाएंगे। तो उनको यहाँ बुलाया। तो मेरे वो जो गुजराती फैमिली ने पैसे जमा करके रखे हुए थे, तो काफ़ी सारे पैसे जमा, 4-5 हज़ार रुपया तो जमा हो ही गए थे, उससे ज़्यादा ही शायद। लेकिन फिर भी मुंबई में घर नहीं ले सकती थी मैं, तो मैं कल्याण जाकर मैंने 400 रुपये डिपॉजिट और 40 रुपये भाड़े से चौल का एक रूम ले लिया, अपने फैमिली को यहाँ बुलाया और हम लोग अच्छे से जी रहे थे। पर इस बीच में मेरी से छोटी बहन थी वो बीमार हो गई, और वो ऐसे बीमार हो गई कि हम उसको बचा नहीं पाए। उसके ट्रीटमेंट के लिए 2-2.5 हज़ार रुपये समथिंग, कुछ तो 2 हज़ार रुपये चाहिए था उस वक्त, और मेरे पास हम लोगों के खाने के लाले थे, 2 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे। 2 हज़ार बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। तो मेरी बहन मेरे सामने देखते देखते मर रही है और तड़प के कह रही कि दीदी मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। तो उसकी आंखें देख के मैं, बहुत सारे इंटरव्यू में मेरे आंखों से आंसू बहते थे, आज तक भी, अभी मैंने थोड़ा मजबूत कर लिया खुद को। तो मैं अपनी बहन को बचा नहीं पाई, लेकिन ये बात का अफसोस बहुत गहरा लगा मुझे कि पैसे नहीं होने पे कितनी बड़ा इंसान मजबूर होता है कि अपना कोई तड़प के मर रहा है और हम उसको बचा भी नहीं पा रहे हैं। आई कैन डेफिनेटली फील यू। तो बहन ऐसे तड़प के मर रही है, माँ बाबा कभी मर जाएंगे इसी तरह से, तो मैं क्या करूँगी? पैसा तो कमाना चाहिए ना, फिर पैसा चाहिए मुझे, फिर पैसा कहाँ से आएगा? फिर मैंने खूब सोचा कि नहीं, आपने ड्रिल कर लिया कि बस अब सिर्फ पैसा कमाना ही लक्ष्य है। पैसा कमाना है, हर हाल में पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा ही इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए, इंसान की ज़िंदगी चलाने के लिए। अगर पैसा नहीं तो जीवन में भी वो आसानी करता है और शायद मरने के बाद भी आसानी रखता है। बिल्कुल। और फिर मैंने सोचा कि अब लेकिन मुझे कौन पैसा देगा, मैंने क्या करना चाहिए, काफ़ी सोचा इस बात के ऊपर। तो उस वक्त गवर्नमेंट के कुछ स्कीम थे, जिसमें से 50 हज़ार का मैंने लोन लिया। लोन लेने के लिए भी काफ़ी टाइम लगा, 2-2.5 साल, क्योंकि पेपर मालूम नहीं क्या पेपर बनाना है, किस तरह का लोन लेना है। लेकिन मैंने वो पेपर बनाए, मैंने लोन लिया और मैंने ये सोचा कि मैं बुटीक शुरू करूँगी, क्योंकि मेरे पास वही एक हुनर है। तो एक शॉप लूँगी, कुछ मशीनें डाल दूँगी और अपना मैं शुरू कर दूँगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फैशन का ज़माना था ही नहीं, तो मेरा बुटीक ज़्यादा चलने वाला नहीं था। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने ये सोचा कि जिस तरह से मैंने लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, इसी तरह से बहुत सारा यूथ है हमारा जिसके पास नौकरी नहीं है, और उस वक्त नौकरी सरकार सबको दे ही नहीं सकती थी, और उस वक्त कोई प्राइवेटेशन था ही नहीं जो मतलब कोई भी जाके कहीं पर भी नौकरी कर ले, ऐसे था ही नहीं। जो भी नौकरी करेगा सरकारी नौकरी करेगा, तो सरकारी नौकरी सरकार के पास है नहीं, कहाँ जाएंगे? तो फिर यही है, जैसे अड़ोस पड़ोस के मैं जैसे देखती थी, तो रोज बच्चे जा रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, शाम को आ रहे, फिर घर में वही खिटखिट हो रही है, कैसे नहीं मिले ये वो। तो मैंने सोचा जैसे मैं बनी, बिजनेस वुमेन बनी हूँ, स्टार्ट तो हुआ है मेरा, ऐसे इन बच्चों को भी मैं करूँगी। और फिर मैंने अपनी एक संगठन बनाई, सुशिक्षित बेरोजगारी युवक संगठन। उस संगठन ने हुआ ऐसा था कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे वो सारे यूथ को बुलाते थे। तो उस ज़माने में मैंने कहीं ऐसे बच्चे लोगों को लोन लेके दिया, तो वहाँ छोटे छोटे बिजनेस हुआ करते थे उस वक्त। तो 5 हज़ार से लेके 5 लाख तक का ही लोन मिला करता था। तो फिर कोई सलून के लिए, कोई रिक्शा, उस ज़माने में रिक्शा, नए नए रिक्शा आए थे, तो रिक्शा में बहुत लड़के लोग नहीं हम लोग रिक्शा लेंगे, तो रिक्शा लेके देने का, किसी सलून, किसी को मूर्ति का कारखाना, मतलब इस तरह का अलग अलग बच्चे लोगों को मैंने। तो उसमें हुआ ऐसा कि लोगों में मेरा बहुत नाम होने लगा कि ये जो लेडी आई है बहुत ही अच्छा काम करने लगी है, लोगों के घर के चूल्हे जलने लगे, जिसकी वजह से मतलब माएँ खुश हो गई, फैमिली खुश हो गई। तो फिर जो भी कोई लोगों में कोई तकलीफ आ गई तो कल्पना के पास में जाओ, ताई के पास में जाओ। तो मैं उस ज़माने से ताई बन गई सबकी, तो ताई के पास जाओ, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती, इस तरह से नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में ऐड हो चुका है। लेकिन कल्पना जी, इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, जहाँ हम जानते हैं कि एक पुरुष प्रधान समाज है हमारा, लड़कियों को देखकर आगे बढ़ते हुए कोई नहीं देखना चाहता। यही बात मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको। अच्छा, तो मैं वही जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको कितना डिस्क्रिमिनेशन दिखा जैसे आप एंटर करे, तो आपको क्या लगा देखकर कि किस तरीके से मर्द यहाँ औरतों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्योंकि एक मैं महिला हूँ मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा? क्या इस तरह की सिचुएशंस आपकी भी लाइफ में देखने को मिले? बहुत बहुत। यस, बहुत। अच्छा, तो यहाँ तक तो सारा ठीक था, सब आराम से चल रहा था। लेकिन मैंने जब कंस्ट्रक्शन शुरू करने की कोशिश की, तो अब ये बात आ जाती है कि एक औरत, वो भी बुद्धिस्ट, वो भी विदर्भ से आई है, एक्चुअली है महाराष्ट्र में, यहाँ से खाली 600 किलोमीटर, लेकिन उनको ये लगा कि मैं बाहर से आई हूँ, आउटसाइडर, ठीक है, वहाँ से आई हूँ, और वो हमारे एरिया में आके बिल्डर बनेगी। वो जबकि बिल्डर ये जो अल्फाज है वो आज भी औरतें कोई ज्यादा उसमें नहीं है, ज्यादा ये पुरुषों के लिए सुना, पुरुषों के लिए। तो मैंने 95 में वो लैंड ली थी, उसको क्लियर करते करते मतलब टाइम गया,
और 99 में वो सारा प्लॉट वगैरह मेरा मतलब मेरा प्लान पास हो गया, मैंने बोर्ड लगाए। लेकिन वो जो लोकल गुंडास थे, वहाँ के लोकल लोग थे, तो उन्होंने काफ़ी डराया धमकाया। मैं डरी नहीं, क्योंकि मैं तो डरना मुझे पता ही नहीं था, मैं नहीं डरी किसी बात से। मैंने कहीं पढ़ा कि आपको उन्होंने उसी दिन सेम डे पर आई गेस लाइसेंस भी दिया एक रिवॉल्वर का, राइट? या मुझे लगता है भारत में पहली ऐसी मैं ही एक महिला होंगी जिसको एक दिन में रिवॉल्वर लाइसेंस मिला। इंडीड यू आर, इंडीड। तो ये आपका यहाँ से ऐसा सफर शुरू हुआ। हाँ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आज आप इस मुकाम पर हैं, बावजूद इसके आपको नहीं लगता कि अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो भी इंडिया में अभी 100 में से सिर्फ 7 महिलाएं ही होंगी जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं या फिर इस इस इंडस्ट्री में करियर के लिए ऑप्ट करती हैं, आगे बढ़ रही हैं इस फील्ड के अंदर? क्या लगता है, क्या खौफ, क्या डर होता है अभी भी लोगों में? बिकॉज आई एम अ फीमेल एंटरप्रेन्योर एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ था, अच्छा खासा जॉब चल रही है, लेकिन उसको अचानक बीच में छोड़कर इतना बड़ा रिस्क कैसे लें? बावजूद इसके मैंने ट्राई किया एंड आई थिंक आई एम डूइंग प्रीटी मच वेल। आप उन औरतों को क्या कहना चाहेंगे? अभी भी 7 में से सिर्फ 100 महिलाएं हैं, बाकी के जो आंकड़े हैं वो 93 के, वो कैसे पूरे होंगे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, हर चीज में रिस्क है, रिस्क तो है। हमारे मराठी में कहावत है, आधी हाथाला चटके मग मिळते भाकर। अगर हम रोटी भी बनाते हैं तो हाथ को चटका लगे बिना हमको रोटी खाने को नहीं मिलती। कितनी छोटी सी बात है। हाँ। तब हम इतना बड़ा जब बिजनेस करने जाएंगे या बहुत बड़ा काम करने जाएंगे तो रिस्क तो होती है। अगर हम रिस्क नहीं उठाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बट आई वुड टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कल्पना जी, कि जैसे आप मुझे बता रही हैं आपका करियर किस तरीके से स्टार्ट हुआ। आपने सिलाई करने से स्टार्ट किया, साथ ही साथ आप हॉजरी कंपनी में आपने जॉब भी किया। सो आई हैव आल्सो डन द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, मैं भी एक फैशन मर्चेंट रही, बाद में मीडिया में इंटरेस्ट आया, आगे बढ़े इस इंडस्ट्री के अंदर, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ना समटाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू सिट स्पेशली विद द एक्सपोर्ट लाइन, आई विल टेल यू कि जब मैं एक्सपोर्ट लाइन में बैठती थी अपने क्लाइंट्स के साथ, तो मुझे ऐसा लगता था कि बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, एक लड़की होना, I sometimes felt कि शायद ये उतना सीरियस ले नहीं रहे। जब तक मैं उन्हें वो काम करके दिखाती नहीं थी तब तक वो उतना सीरियस लेते नहीं थे। एक तो कम उम्र, ऊपर से एक महिला। तो आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि हाँ, एक महिला हूँ? अगर जिस तरीके से आपने अपना बिल्डर होने का सफ़र शुरू किया था और आपके साथ एक और पार्टनर भी थे, तो आपको लगता था कभी, ऐसा फील होता था कि हाँ, मैं एक महिला हूँ तो लोग मुझे कम सीरियस ले रहे हैं? हाँ, ऐसा लगता हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ को किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं? आई मीन आई हैव सीन दैट कि आप कितना ही अच्छे से ड्रेसअप करो, आप कितना ही कॉन्फिडेंट हो, बावजूद इसके, और मैंने ये सड़कों पे भी देखा है जब लड़कियां गाड़ी चला रही होती हैं, स्पेशली व्हेन पीपल सी कि कोई लड़की ड्राइव कर रही है तो थोड़ा और अपनी गाड़ी को साइड कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि अभी भी उनको इतना कॉन्फिडेंस लड़कियों पर नहीं है। इस मानसिकता को और कैसे बदला जा सकता है? हमको अपने को खुद को ही मतलब इतना काबिल बनाना चाहिए कि वो खुद ही कहे कि नहीं, ये तो शक्ति है, इसके आगे हम कुछ नहीं। ये उनको सोचना पड़ेगा। जब तक वो इस तरह से नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपनी पहचान खुद नहीं बनाएंगे तो हमें कमज़ोर समझते ही रहेंगे। तो ये हमारी अपनी काबिलियत है कि हमें अपनी काबिलियत को सामने लाना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड आई वुड टेल वन मोर थिंग हियर, आई विल जस्ट ऐड वन मोर थिंग दैट फीमेल आउट देयर, जितनी भी महिलाएं हैं अभी ये देख रही हैं, सुन रही हैं, उन्हें अपना पार्टिसिपेशन और बढ़ाना होगा। बिल्कुल। बाहर निकलना होगा उस डर से, उस खौफ से कि हाँ, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं बीइंग अ वुमेन, देन आप साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट को भी एक साथ इंकरेज कर रहे हैं। आपके साथ आप क्योंकि लीड कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, लोगों का भी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा महिलाओं के ऊपर जब ये एक आंकड़ा बढ़ेगा महिलाओं की पार्टिसिपेशन का। आई फील दैट। बट अब आप ये बताइए, कमानी आपने स्टार्ट किया, इट वॉज इन अ बिग डेट दैट टाइम, आपने इस चीज़ से उसे बाहर निकाला और आज बहुत ही सक्सेसफुली से लीड कर रही हैं। आप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं इंडिया में। यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया? तो बस वही वाली रिस्क वाली जो बात है, तो अभी हमारी कमाने की इसमें वो रिस्क की बात भी आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा रिस्क था कि यहाँ कोई फिर मेल नहीं आया। मतलब यहाँ तो एडवर्टाइज निकल रही थी, नोटिसेस निकल रही थी, तो कोई नहीं आया यहाँ लेने के लिए, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता, ये कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद भी हम आए और हमने इसको किया। तो खैर हमारा यही सफ़र यूं ही चल ही रहा था। तो इसी बीच ये जो कमानी के वर्कर्स है, तो ये मेरे पास आए वहाँ कल्याण में, और उन्होंने कहा कि ताई जी, हमारी जो कंपनी है तो ये लिक्विडेशन में जा रही है, नोटिसेस निकल चुके हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए।
तो क्यों नहीं आप हमारी कंपनी को टेक ओवर करते। तो मैंने कहा भैया ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे कोई इंडस्ट्री का ज़रा भी गन भी नहीं है। जो भी काम आए मैंने किए वो अलग चीज़ है, लेकिन एक इंडस्ट्री चलाना ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है, ये मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पता है कि आप जो भी हाथ में काम लेते हो वो आप सक्सेस करते हो, ये हमारा विश्वास है और इसी विश्वास के इस पर हम लोग आपके पास आए हैं। मैंने 2-4 दिन काफ़ी सोचा, जो भी मेरे शुभचिंतक थे मैंने उनसे बातें की कि क्या इस कंपनी को अपन टेक ओवर कर सकते हैं। तो सभी ने मुझे कहा कि ये तो बिल्कुल आत्महत्या करने जैसा है, हाँ ये क्यों करने जा रहे हो आप, अभी आपका सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें क्या जाना है। तो इस तरह से सब ने मुझे मना कर दिया, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं वर्करों के लिए जाऊंगी और मैं इनके लिए काम करूंगी। नहीं सोचा था कि मुझे क्या मिलना है। मैं आई यहाँ पर आई तो एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। यह हमारा बहुत बड़ा बोर्ड रूम था, तो करीबन 40 लोग बोर्ड में थे, तो बोर्ड रूम बहुत बड़ा था। तो वो उस बोर्ड रूम के अंदर करीबन 4 या 5 बैंक के डायरेक्टर सब सारे बैठे हुए थे, जिनकी लायबिलिटी थी। कंपनी कोर्ट के अंडर थी, इसलिए कोर्ट का भी एक डायरेक्टर बैठा हुआ था। उस ज़माने में शरद पवार जी के ज़माने में 70 लाख रुपए गवर्नमेंट के उन्होंने दिए हुए थे, तो गवर्नमेंट का भी डायरेक्टर एक बैठा हुआ था। यूनियन के वर्कर्स, ये सारे डायरेक्टर वहाँ बैठे हुए थे। तो ये जो लोग मेरे पास आए थे वो मुझे लेकर गए उनके पास में कि मैडम आई है और ये टेक ओवर करना चाहती है कंपनी को। तो फिर उन्होंने कई सवाल मुझसे किए, उनके सवालों के जवाब मैंने उनको दिए और शायद उनको मेरी जवाब सही लगे होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है तो भले आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कंपनी कोर्ट के अंडर है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम एक कर सकते हैं कि आप डे टू डे के काम आज अभी इसी वक्त से कर सकते हो। अब काम करने का मतलब क्या है, कंपनी सिक है, ठीक है, कंपनी के पास में 1 रुपया नहीं है, 116 करोड़ का कर्जा है, 140 लिटिगेशन के केसेस है और 2 बड़ी यूनियन है, इसके साथ टेक ओवर करना है, ठीक है। और 2.5 करोड़ रुपया आपको जमा करना है IDBI में, क्योंकि IDBI जो है वो ऑपरेटिंग एजेंसी थी और उसमें आपको वो जमा करना है और डे टू डे के सारे खर्चे आपको करने हैं, ठीक है। फिर मैटर कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने चाहा तो कंपनी आपको मिलेगी, चाहा मतलब हम उसके ऊपर खरे उतरे तो, और अगर नहीं तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लाइन में खड़े होंगे, मतलब जितने भी आपके पैसे लगे हैं, पैसे लेने इट वाज अ ह्यूज रिस्क फॉर यू। वो कितनी बड़ी रिस्क हो गई। बिल्कुल। एक तो पहले से अपने 2.5 करोड़ रुपए भी वहाँ जमा करने हैं, फिर रोज का काम भी देखना है, रोज के लॉयर के लिए लॉयर खड़े करने हैं, क्योंकि एक्स पार्टी डिसीजन हो रहे हैं, 140 लिटिगेशन है कोर्ट के, तो उसके लिए लॉयर खड़े करने हैं, यहाँ मैनेजमेंट में लोग बिठाने हैं, मतलब बहुत बड़ा काम करना है। और फिर वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता उन सारी चीज़ों का। अरे एक केस कोर्ट में होती है ना तो जिंदगी गुजर जाती है इंसान की, तो 140 लिटिगेशन के केसेस से निकलेंगे कैसे। और 116 करोड़ का कर्जा 2000 में मैं यहाँ आई थी लेने के लिए, तो 2000 में 116 करोड़ का कर्जा यानी कितना बड़ा कर्जा हो गया, तो वो कर्जा हम कैसे देंगे, तो कोई सोच भी नहीं सकता इस बारे में। लेकिन मैंने हाँ कह दी, क्योंकि मेरा अपना आत्मविश्वास कह रहा था कि ठीक है, वर्कर को जबान दी है हमने काम करने के लिए, तो ठीक है, अगर वो लोग कहते हैं तो हाँ कह देते हैं। तो मैंने कहा मैं अभी 25 लाख रुपया IDBI में भर देती हूँ, मेरे पास जो भी है, और बाद में 1.25 लाख, ये जो 2.5 करोड़ बनने, 2.25 करोड़ रुपए मैं बाद में जमा कर दूंगी और मैं एज ए प्रेसिडेंट कल से ही काम स्टार्ट कर दूंगी। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। 2000 से लेकर 2006 तक हमारे BFR कोर्ट जो है दिल्ली में, वहाँ हेयरिंग होते रहे और यहाँ के कामकाज चलते रहे। यहाँ हमें लॉयर देना पड़ा, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और हम एक एक केस हम जीतते भी गए। हमारा मेरिट भी था, कहीं कहीं पैसे हमें 20-20 लाख रुपए भरने भी पड़ते थे कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि भाई ये केस तुम्हें जीतना है, लेकिन इसका ये है, तुम इतना भर सकते हो। हाँ भाई भर देते, जबकि कंपनी हमें मिली भी नहीं थी, लेकिन हम ये सारा कुछ कर रहे थे। वर्करों को हम मतलब उनके चूल्हे भी जलने चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास आए थे, उनको आधा पगार भी दे रहे थे। फिर हम सिक्योरिटी हमने रखी, हम कोर्ट के केसेस लड़ रहे थे, हम वहाँ पर दिल्ली में जाके BFR कोर्ट के केसेस लड़ रहे थे। ये सारा करते करते 2006 आ गया। 2006 आ गया तो इससे पहले मैंने ये किया कि ये जो 116 करोड़ का कर्जा हुआ कैसे है, उसके हम लोगों ने बहुत गहराई से स्टडी की।
तो पता ये चला कि जिसने समझो 5 करोड़ रुपया आप देना बैंक है, आपने 5 करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन 87 से लेके 97 तक, मतलब 2000 तक देखिए ना, कि आपने ना तो उसका इंटरेस्ट दिया, ना पेनल्टी दी, ना तुमने उसका प्रिंसिपल दिया। तो इट केप्ट ऑन इंक्रीज। हाँ, वो होता रहा, बढ़ता रहा। हाँ, बढ़ता रहा, वो 116 करोड़ तक का पहुंच गया, मतलब हर बैंक का, हर चीज का इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए। तो हमने ये सोचा कि अगर हम किसी बैंक के पास जाते हैं, बैंक के चेयरमैन को रिक्वेस्ट करते हैं, तो करीबन 5 बैंक है, 5 बैंक के हर चेयरमैन के पास जाना, किसी एक ने भी मना कर दिया तो शायद अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कि चलो हम फाइनेंस मिनिस्टर बैंकिंग के पास जाते हैं। तो हम फाइनेंस मिनिस्टर बैंकिंग के पास गए, फिर हमने उनको बताया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट की बेबी है। उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ना वर्कर को चलाने के लिए। तो आज जो वर्कर है वो आज फिर भूखा मर रहा है और मैं इसको टेक ओवर करना चाहती हूँ, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ में जो 116 करोड़ का कर्जा है, ये तो कोई भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है ही नहीं 116 करोड़ की कंपनी के पास में, और 116 करोड़ का कर्जा देना है। तो सामने से कोई भी आएगा तो कैसा कोई देगा और कैसा कोई करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी हमें माफ़ कर दोगे तो एटलीस्ट प्रिंसिपल बैंकों को मिलेगा। तो साहब ने सोचा, फिर कहा कि ठीक है, और उन्होंने बैंकों से बात कर ली। बैंकों ने मेरे साथ में OTS कर लिया। IDBI में हमारी मीटिंग हुई, सारे बैंकों ने मेरे साथ OTS किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल वापस मिल रहा है तो हम इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमको 1 साल में चाहिए, हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमें 1 साल में चाहिए। ना ठीक है, अब 1 साल में मैं दूंगी या नहीं दूंगी मुझे नहीं पता, मेरे पास में उतने पैसे है या नहीं ये मुझे नहीं पता। यस, लेकिन मैंने कह दिया कि हाँ मैं दे दूंगी। एक विश्वास था जिसके प्रति आपने कहा। यस, कि हाँ। और वहाँ पर हमारा OTS एग्रीमेंट हो गया कि 1 साल में इनको देना है। ऐसे करते करते 2006 मतलब 21 मार्च 2006 में BFR कोर्ट में हम लोग केस जीत गए। लेकिन एक विश्वास था कि जो होगा अच्छा ही होगा। You took the risk, but उसका आपको नतीजा बहुत अच्छा मिला क्योंकि आपका विश्वास आपके साथ था, और अपने विश्वास के बूते ही आपने सब कुछ किया। तो बहुत बड़ी बात है, विश्वास अपने ऊपर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने तो कई बार जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो आई इवन रेड, यू नो, इट वाज अ काइंड ऑफ समडॉग मिलियनेयर जैसे थी ना, वो तो आपकी असल जिंदगी के ऊपर ही है ऑलमोस्ट। समझिए कि आपने किस तरीके से बहुत छोटी सी उम्र में एब्सोल्युटली नथिंग के साथ शुरुआत की, एंड टुडे यू हैव $1 million ऑफ वर्थ दैट यू हैव राइट नाउ इन योर हैंड। सो ग्रेट, अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर। आप क्या बात बोलना चाहेंगी, एक बात जो आप उनको बहुत ज़्यादा बताना चाहें सभी महिला एंटरप्रेन्योर्स से, कि किस तरीके से वो अपने करियर को और बूस्ट कर सकती हैं, वो क्या एडवाइस होगी? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि कैसे है कि वो मुझे देखे, मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, यूं कहे मैं जीरो भी नहीं थी, आज मैं वो जीरो हूँ जो किसी भी आंकड़े पे लगा दो। बिल्कुल, तो देखिए और सुनिए कल्पना जी की स्टोरी को, बहुत कुछ सीखने को मिला, आज बहुत प्रेरणा मिली है मुझे खुद आपके साथ बैठकर, एंड लिटरली इट वाज एन ऑनर टू बी हियर विद यू एंड टॉक टू यू। And बहुत अच्छा, I'm pretty much sure that you are going to like this content that we have created today on female entrepreneurship with a name who's already having the niche in this industry. So I'm pretty much sure that you'll definitely learn something out of it. फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे साथ अपनी इतनी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी को शेयर करने के लिए। धन्यवाद।